नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस बार की चर्चा आप तक थोड़ा देर से पहुंचेगी क्योंकि रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से हो रही है और बातचीत करने के लिए कई सारे विषय हैं। और इस बार की चर्चा इस मायने में भी थोड़ी सी अलग होगी कि हमारे पास सीधे ग्राउंड ज़ीरो से एक आवाज़ होगी। हमारे कलीग, हमारे साथी हृदय जोशी मठ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं एनएल सेना प्रोजेक्ट के लिए। न्यूज़ लॉन्ड्री का एनएल सेना प्रोजेक्ट आप सबको पता है कि हम वो तमाम दूर दराज की, वो पब्लिक इंटरेस्ट की, जनहित की खबरें जो कि आम तौर पर बहुत लेगेसी या कॉरपोरेट मीडिया की नज़रों से दूर रहती हैं, उन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए, जिन खबरों में, जिन रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा परतें हैं, बहुत लेयर्ड हैं, बहुत उसमें संसाधनों की ज़रूरत है, वो स्टोरीज़ हम करते हैं एनएल सेना प्रोजेक्ट के ज़रिए। तो आम तौर पर हमारे जो न्यूज़ लॉन्ड्री के शुभचिंतक हैं वो उसमें योगदान देते हैं, आर्थिक योगदान देते हैं। तो हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को भी आप पूरा करने में हमारी मदद करें। हमारे वेबसाइट्स पर, न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर और अंग्रेज़ी की वेबसाइट पर ये एनएल सेना प्रोजेक्ट से जुड़ी लिंक और जानकारियाँ मौजूद हैं। आप वहाँ पर हमारी मदद कर सकते हैं। हृदय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमें उम्मीद है कि आज जोशीमठ में जो त्रासदी या जो घटना हो रही है उससे जुड़ी कुछ जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचेंगी। और पत्र भी आया है हमारे पास इससे जुड़ा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। दो हमारे साथ और बहुत सीनियर, बहुत ही नाम सुनामधन्य लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कमर वाहिद नकवी साहब हैं, हम सबके बहुत वरिष्ठ सीनियर पत्रकार, लंबे समय तक इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जुड़े रहे। फिलहाल सत्या हिंदी के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर न्यूज़ लॉन्ड्री पर। जी नमस्कार। और इसके अलावा शार्दुल शार्दुल भी आज स्टूडियो में नहीं है, बल्कि दिल्ली में नहीं है। शार्दुल भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ जूम पर। शार्दुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अतुल। तो जो एक बार सुर्खियां हैं, जो इस हफ्ते की बड़ी खबरें हैं, उनके बारे में शार्दुल आप हमारे श्रोताओं को एक बार जानकारी दे दें, फिर हम उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो एक तो अचानक आई थी खबर आज, तो सबसे पहले मैं उसी का जिक्र करता हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। जी। और लंबे समय से राजनीति में, भारत की राजनीति में वो रहे। और 1974 में वो मध्य प्रदेश से ही, जबलपुर से अपना पहला चुनाव जीते थे। और जैसा कि सभी जानते हैं कि वो फिर समता पार्टी से भी जुड़े रहे, एनडीए की, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उनका हिस्सा भी रहे, फिर जेडीयू के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। हम्म। और आखिरी नोटेबल गतिविधि उनकी थी कि 2018 के बाद उन्होंने नीतीश कुमार जी से अपना दल अलग कर लिया था। उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल बनाया था, पर उसका भी विलय उन्होंने फिर आरजेडी में अल्टीमेटली कर दिया। आरजेडी में कर दिया था। जी। उनके परिवार को हमारी ओर से सहानुभूति। और अगली सुर्खी, आज हमारा चर्चा का एक विषय भी रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने काफी समय बाद एक लंबा इंटरव्यू दिया। हालांकि मैं उसे इंटरव्यू नहीं मानता, पर उस पर बाद में बात करेंगे। उसमें उन्होंने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, बहुत सारी बातें कही। अ, कई चीजें, जैसे कि उन्होंने कहा कि देश में इस्लाम को कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन ये बड़े हैं या हम राज करते थे, भाव छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने अलग अलग विषयों पर भी बोला, जैसे कि आजकल होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडर का मुद्दा भी रहता है। तो आज हम जब विस्तार में बात करेंगे तो इन सभी विषयों को उठाएंगे। अगली सुर्खी जोशीमठ से है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, जोशीमठ में भयंकर संकट आया हुआ है, शहर धंस रहा है। तो ताज़ा जानकारी ये है कि फिलहाल गिराने का काम होटलों को और मकानों को शुरू हो चुका है, और इसको लेकर वहाँ की जनता में गुस्सा है। इस पर प्रदर्शन भी हुए थे। और एकदम ताज़ा जानकारी देश हमें देंगे ही, लेकिन सुबह तक की जानकारी के हिसाब से करीब 86 घर असुरक्षित पाए गए थे, और 700 से ऊपर घरों में दरारें आ चुकी हैं, और प्रशासन उन्हें गिराने का काम कर रहा है। ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, जैसे जैसे होगी आप तक जानकारी आएगी। ठीक बात। अगली सुर्खी पीएम मोदी से जुड़ी है। पीएम मोदी अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में उद्घाटन के लिए गए थे, और वहां उन्होंने
पहचान, सम्मान और सुधार का मंत्र दिया। बेसिकली उनका ये कहना था कि ग्लोबल साउथ जो है, विश्व का दक्षिणी हिस्सा, जो पारंपरिक रूप से औपनिवेशिक कारणों से और ऐतिहासिक कारणों से उपेक्षित रहा, उसको भी जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। जिम्मेदारियों के सिद्धांतों के हिसाब से, अपने सिद्धांतों के हिसाब से चलना चाहिए और सॉवरेनिटी बनी रहनी चाहिए। फिल्म आई है RRR, और प्रधानमंत्री जी ने जो नया अपना विजन दिया है वो 4 टाइम R है, RRR। अब्रिविएशन बनाने का तो उनको बड़ा चाव है ही, हाँ, वो ये तो हम तो है। सभी जानते हैं। एक सीरियस डेवलपमेंट और हुआ है एक खबर को लेकर, जिस पर हमने पहले भी जिक्र किया था, जो कफ सिरप से गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में मौतें हुई थी। जी जी। तो WHO ने अब मेरियन बायोटेक के जो बनाए हुए 2 कफ सिरप हैं, एम्ब्रोनॉल और डॉक1, जी जी। उनको लेकर वैश्विक अलर्ट जारी कर दिया है। और उन्होंने बताया कि इसमें डाइथाइल, मैं केमिकल का नाम भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मतलब दोनों का आप उसमें केवल काफी बड़े स्तर पे संक्रमण पाया गया था, उज्बेकिस्तान की लैब्स में भी। और अब ये वैश्विक तौर पर अलर्ट जारी हो गया, तो ये बहुत चिंता की बात है और भारत के लिए तो काफी शर्मनाक भी है। जी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी 2 सुर्खियां हैं। पहला कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर था जिसमें धर्मांतरण को लेकर अश्विनी उपाध्याय जी ने किया था। वो काफी मामले दायर करते रहते हैं, भाजपा से भी जुड़ा है। लेकिन इस मुद्दे पर तमिलनाडु राज्य की ओर से भी वकील कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर उठाया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे डिसएग्री किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक गंभीर मुद्दा है और इसका संविधान में भी जिक्र है, तो तमिलनाडु सरकार उसको राजनीतिक रंग दे रही है इस तरह से ऑब्जेक्शन करके। उन्होंने उनके ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया और मामले को बढ़ाने को कहा। दूसरी सुर्खी जो सुप्रीम कोर्ट से है, वो भी कुछ इसी तरह के संघ के विचार से जुड़ी है। आपको याद होगा पिछले वर्ष गुजरात और उत्तराखंड ने पर्सनल कॉमन लॉ के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो सारी बहस है, उस पर गौर करने के लिए अपने राज्यों के स्तर पर पैनल बनाए थे। तो इनको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज की गई थी। तो कोर्ट ने इस चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य इस बारे में अपने पैनल के हिसाब से काम कर सकते हैं। ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट आई है, ये सुर्खी फिर से वैश्विक है, कि भारत ने सिस्टमैटिक तौर पर साल 2022 में माइनॉरिटीज के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव जारी रखा है और वो व्यवस्था का हिस्सा है। ठीक बात। तो और उन्होंने ये भी नोटिफाई किया कि ये भेदभाव न्यायपालिका और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनमें भी उतरा हुआ है। तो ये कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। ठीक बात। पिछले हफ्ते हमने जिस विषय पर चर्चा की थी, कांझावाला में जो मामला था, उसमें अपडेट ये है कि उसमें जो 6 आरोपी थे वो गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ठीक बात। और जो प्रोसिक्यूशन है, उन्होंने अदालत में बिल्कुल ये जाहिर किया, जिसकी बात हम पिछले हफ्ते कर रहे थे, कि इन सभी आरोपियों को पता था कि उनके गाड़ी के नीचे कोई घिसट रहा है और उन्होंने जानबूझकर उसकी उपेक्षा की, नजरअंदाज किया। कोविड-19 से जुड़ी एक खबर है। आधार पूनावाला ने कहा है कि कोवैक्स जो वैक्सीन है उसको 15 दिनों के भीतर ही बूस्टर के लिए मंजूरी मिल जाएगी, तो फिर जनता उसको जाकर लगवा सकती है। जी। एक सुर्खी बॉम्बे हाई कोर्ट से, और ये थोड़ी जरूरी है। अतुल, आपको भी याद होगा, हमने जिक्र किया था जॉनसन एंड जॉनसन पर अमेरिका में काफी लंबा सूट चल रहा था, क्योंकि उनका जो बेबी पाउडर था खासतौर से, वो जहरीला पाया गया था। हाँ, कैंसर तो का भारत में भी काजिंग वो एलिमेंट सैंपल्स थे की उसमें। जांच हुई थी, लेकिन फिर महामारी के दौरान थोड़ा डिले हो गया, तो FDA ने महाराष्ट्र के जब इस पे रोक लगाई, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि बहुत देर से लगाया जा रहा है। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी हुई भी एक सुर्खी है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, उनको मिलने वाले जो रिन्यूमरेशन थे और कितना उन्हें कॉम्पेंसेशन मिला था। तो कोर्ट ने कहा कि अब 30 साल बाद इस समझौते पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो भुक्तभोगी हैं, जो इसकी मांग कर रहे हैं, वो कहीं गलत हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो लीगली इसको खोलेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बन जाएगा और फिर हर फैसले पर लंबे समय के बाद पुनर्विचार
करने की परिस्थिति बन सकती है और इसीलिए उन्होंने उसे मना कर दिया। हम्म। एक सुर्खी जैसा अतुल ने भी जिक्र किया आरआरआर से रिलेटेड, तो आरआरआर को, उसके एक गाने को, नाटू नाटू को नाटो गोल्डन नाटो ग्लोब को अवार्ड्स होते हैं जो हॉलीवुड में, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। जी, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला। जिन्हें पता नहीं है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में अवार्ड्स को डिसाइड हॉलीवुड फॉरेन प्रेस करती है, तो ये भारत के लिए एक छोटी सी ठीक बात। अच्छी खबर है। एक और छोटी सी सुर्खी है, मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दे दूं। अभी आपको पता है कि पिछले 2-3 महीनों में एनडीटीवी को लेकर कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं। वहाँ पर मालिकान बदले हैं और ये सब प्रक्रियाएं चल ही रही थी। आज ताज़ा खबर है कि एनडीटीवी की बहुत पुरानी एक कर्मचारी एम्प्लॉई थी और प्रेसिडेंट थी, मतलब काफ़ी सीनियर मोस्ट पोजीशन पे थी संपादकीय टीम में, सुपर्णा सिंह, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके साथ 2 और सीनियर लोगों ने अलग अलग विभागों के इस्तीफ़ा दिया है। तो ये एक अपडेट है एनडीटीवी से जुड़ा, मीडिया के दुनिया से जुड़ा। हम चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले सबसे पहले शुरुआत में शार्दुल ने जिक्र किया कि एक बड़े समाजवादी नेता शरद यादव का देहांत हो गया और 75 वर्ष की उनकी आयु थी। समाजवादी आंदोलन में जिन कुछ एक बड़े नेताओं का नाम आता है जो कि सोशल जस्टिस वाला, जो सामाजिक न्याय का जो एक पूरा विचार था, शरद यादव उसमें कई सारे नेताओं का चेहरा अचानक से उभरता है। उसमें मुलायम सिंह यादव आएंगे, उसमें रामविलास पासवान का चेहरा सामने आता था, उसमें लालू यादव हैं, उसमें नीतीश कुमार हैं, उसमें मायावती और तमाम अम्बेडकराइट मूवमेंट्स के लोग भी हैं, और उसमें शरद यादव भी थे। लेकिन शरद यादव को एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो शरद यादव ने का काम किसी भी और नेता के मुकाबले, और नेताओं के मुकाबले, एक मायने में बहुत बड़ा और बहुत अहम था। और वो था 1989-90 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को वीपी सिंह के ऊपर दबाव डालकर बाकायदा लागू करवाना। और वो इतना बड़ा फैसला था जिसने उत्तर भारत के ये जो के 3-4 बड़े सूबे हैं जो हिंदी हार्टलैंड की पूरी राजनीति को पलट कर रख दिया, बदल कर रख दिया, और अगले 30 सालों तक उसको डिक्टेट करती रही, 25 सालों तक। और अभी भी उस राजनीति से पैदा हुए जो लोग थे वो उतने अहम और महत्वपूर्ण बने रहे। और कई बार ऐसा भी लगता है कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जिस राजनीति ने करवट बदली और जो लोग पैदा हुए, उसमें जितना बड़ा कद मुलायम सिंह का और जितना बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मुलायम सिंह का उत्तर प्रदेश में दिखा या लालू यादव का दिखा, उतना बड़ा कैपिटल शरद यादव का कभी नहीं बन पाया। उनकी अपनी हैसियत एक सांसद और एक पार्टी के अध्यक्ष या इस तरह की बनकर रहेगी, वो कभी मुख्यमंत्री या इस तरह के दावे रेस में या उस दावे में शामिल नहीं हो पाए कहीं। उसकी वजह शायद ये भी रही क्योंकि उनका मूल स्थान था वो जबलपुर था, मध्य प्रदेश से आते थे, और फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में राजनीति करने की कोशिश की जनता दल के समय में। फिर वहाँ से बिहार में उन्होंने शिफ्ट होकर और यादव बेल्ट में जो मधेपुरा का इलाका, लालू यादव का इलाका था, वहाँ पर फिर राजनीति को अपनी शिफ्ट करने की कोशिश की। तो वो बहुत ज़्यादा उस तरह से उन्होंने सांगठनिक रूप से ऐसा कोई लाभ नहीं उनको मिला जितना कि हम मुलायम सिंह यादव के रूप में समाजवादी पार्टी को देखते हैं, या लालू यादव या रामविलास पासवान को देखते हैं। उन सब की अपनी अपनी पार्टियाँ थी और उनके पीछे एक पूरा अपना अपना कार्डर बना इस राजनीति के बदलने से। तो शरद यादव इस मामले में विलक्षण भी नेता थे कि वो इमरजेंसी के ठीक पहले की वो पीढ़ी के नेता थे जिन्होंने एक्चुअली में कांग्रेस की जो हेजिमनी थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और आपातकाल के दौरान उससे पहले उनको जयप्रकाश नारायण ने बतौर प्रयोग एक चुनाव लड़ाया, और उसमें जो जीत मिली उनको, भयानक बड़ी जीत मिली थी, उससे उनकी राजनीति शुरू हुई। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ नकवी दादा हैं, वो अपनी बात इस बारे में रखेंगे, उन्होंने कैसे शरद यादव की पूरी राजनीति को देखा है। और हृदयेश, आपने भी बहुत कवर किया है राजनीति में लगातार, और शरद यादव से जुड़े तमाम किस्से कहानियाँ आपके मुंह से भी हम लोग सुनते रहे कि फील्ड में रिपोर्टिंग के दौरान, पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या होता था। तो आपके भी अनुभव मैं सुनना चाहूँगा, और अंत में शार्दुल अपनी बात रखेंगे उनकी राजनीति को लेकर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि नकवी साहब आप अपनी बात रखें। हाँ अतुल जी, आपने बहुत सही बात रखी थी शरद यादव के बारे में, कि जो समाजवादी धड़ा था उस समाजवादी धड़े के जितने दिग्गज थे, मेरे ख्याल से शरद यादव का कद किसी से कम नहीं था।
और शरद यादव की जो राजनीतिक प्रतिबद्धता थी और जो उनके भीतर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी थी, वो किसी भी मामले में मुलायम सिंह से कम नहीं थी, नीतीश कुमार से कम नहीं थी, लालू यादव से कम नहीं थी। जितने भी उनके समकक्ष थे जी। उनसे कम नहीं थी। लेकिन उनके जितने भी समकक्ष थे, बाकी लोगों ने अपना अपना एक बड़ा राजनीतिक साम्राज्य खड़ा कर लिया, चाहे पासवान जी हो, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो, मुलायम सिंह यादव हो। शरद यादव हमेशा हाशिए पर रहे, तो वो हाशिए पर रहने वालों की राजनीति करते रह गए और हाशिए पर रह गए, मतलब कहने का अपने ही मतलब मेरा राजनीति में, जी जी, ये है। तो विडंबना लेकिन है। जो जो जैसा कहा कि आपने, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने में बड़ी भूमिका शरद यादव की रही, और उसने देश की केवल यही नहीं कि उसने जो है वो एक आरक्षण की एक व्यवस्था को लागू किया, उसने हम्म। इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने उसने देश की पूरी राजनीति को एकदम नई दिशा में मोड़ा। और जहां पर एक पिछड़े वर्ग की राजनीति और दलित वर्ग की राजनीति जो है वो बिल्कुल नए सिरे से उभर कर सामने आई। उसके पहले तक ये था कि जो दलित थे या पिछड़े थे वो किन्हीं बड़ी पार्टियों में थे, खासतौर से जैसे कांग्रेस की बात है तो दलित ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। हम्म। और जो बाकी जो दलित पार्टियां उस समय थी उनको दलितों का समर्थन नहीं मिला। इसी तरह से पिछड़ों की भी अपनी कोई खास पहचान नहीं थी। लेकिन ये मंडल कमीशन के बाद जो ऐसे लोग, ऐसी राजनीति उभरी जिसमें लालू यादव और मुलायम सिंह, ये और ये सारे लोग उभर करके सामने आए, और एक पूरी, एक जिसको सोशल इंजीनियरिंग का मुहावरा हम लोग बोलते हैं, जी जी। वो सोशल इंजीनियरिंग का मुहावरे का जन्म उससे हुआ। तो शरद यादव की इस मामले में बड़ी मतलब बड़ा योगदान है। और खासतौर से उनका ये कि उनके मित्रों की बड़ी भारी संख्या थी, वो दक्षिण में हो चाहे यहाँ हो। तो जिस तरह से राजनीतिक गठजोड़ वगैरह या इस तरह की बातें जो राजनीतिक दलों में चुनावी गठबंधन, और कैसे जो है वो विपक्ष की एकता, जब बीजेपी बाद में बढ़ने लगी, शुरू में तो शरद यादव इनके जॉर्ज फर्नांडिस के साथ चले गए, एनडीए में मंत्री हम्म। भी रहे। लेकिन उसके बाद के उसमें जब एक गैर बीजेपी विपक्ष के उभार का सिलसिला शुरू हुआ, तो शरद यादव ने उससे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी जी। तो इस मामले में हम उनको याद करेंगे। पिछला 5 साल उनका एक तरह से राजनीति के बियाबान में ही वो बीता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण पद पे रहे ना, उनकी कोई बात बहुत सामने आई। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो इस पूरे दौर में, जब हम देख रहे हैं कि एक बहुसंख्यकवाद और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हिंदुत्व का बहुत उभार है और उसका राजनीति पर बड़ा असर है, तब शरद यादव ने जो गैर भाजपा, गैर दक्षिणपंथी एक राजनीतिक एक फ्रंट खड़ा करने के मोर्चे पर काफ़ी कोशिशें की। हालांकि वो उस तरह से कभी आकार नहीं ले पाई, या उस तरह का कभी अभी कोई उसको सफलता मिलती नहीं दिख रही है। पर वो इस मोर्चे पर एक काम कर रहे थे, और शायद वो उस कद के नेता भी थे अनुभव के लिहाज से और बाकी लिहाज से, कि वो शायद बहुत सारे दलों के बीच के अपने अंतर विरोधों को किनारे रखवा कर एक मंच पर ला सकते थे। तो वो भी एक नुकसान इस दौर की विपक्ष की जो सियासत है उसको हुआ है। हृदय, आप कैसे याद करेंगे? ये देखिए, जैसे आपने कहा, राजनीति कवर करते हुए मैंने शरद यादव को जितना जाना है, क्योंकि मैं एक दो किस्से छोटे छोटे बता देता हूँ जिससे पता चलता है कि उनका, जो आपने कहा, जो नकवी जी कह रहे थे, उनका मेन यही था कि वो इस तरह की राजनीति में, जब एक समय एक दलीय राजनीति का दौर खत्म हो गया, जब तक 2014 में नरेंद्र मोदी नहीं जीते, तब तक एक बहुत बड़ा लंबा वक्त रहा राजीव गांधी की सरकार के बाद से, तब किसी की पूरा बहुमत नहीं आया। तो गठबंधन उनका वाला एक, दौर। जो उनको बॉन्ड बनाने के लिए, चाहे वो राइट विंग पार्टी बीजेपी के साथ जोड़ने की बात हो, समता पार्टी को और फिर नीतीश कुमार वगैरह को, जनता दल को, या उनका रहा हो कि जब न्यूक्लियर डील हो रही थी, तो उस वक्त का किस्सा मुझे याद आता है। तो न्यूक्लियर डील में बीजेपी बहुत अपोज कर रही थी, उनकी लाइन अलग थी, और लेफ्ट भी अपोज कर रहा था। लेकिन दोनों के बीच में भी उतनी बात नहीं होती, दोनों की लाइन अलग अलग थी। तो उस वक्त भी जो था, हमेशा से, या दूसरे मुद्दों पर, वो हमेशा से सरकार के साथ लेफ्ट जो थी, बाकी मुद्दों को, न्यूक्लियर डील और महंगाई और इन मुद्दों को छोड़ दो, वो हमेशा इस बात की तारीफ करते थे कि नहीं, ये ऐसे लोगों से देश चलता है जो अड़े हुए हैं और न्यूक्लियर डील जैसी चीजों को नहीं होने दे रहे हैं। इसके अलावा वो हमेशा जो है इस बात को कहते थे कि राजनीति बीच में एक
समायोजना से चलती है। राजनीति में कभी एक एक्सट्रीम पे रह के नहीं हो सकता। लेकिन जैसा नकवी जी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद एक एंटी बीजेपी बनाने की बात थी, तो वो सबसे पहले लोगों में थे जिन्होंने अलग किया अपने आप को। हाँ, और नीतीश कुमार से भी अलग हुए इस्तीफा देकर, और जी बिल्कुल से भी अलग हुए। और इवन जब प्रमोद महाजन की मौत हो गई थी तो उस वक्त भी मैं वहीं पर था, बीजेपी हेडक्वार्टर में सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में थे। तो वो बार बार ये कहते थे हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम जो पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं ये कहता है, वो ये उसकी पॉलिटिक्स है, लेकिन हम पॉलिटिकल आदमी हैं। और उनकी, और जब ममता बनर्जी की बात थी, वो ऐसे स्टेटमेंट हमेशा दिया करते थे। एक बार जब उन्हें लगा कि 2019 में जब सरकार बनेगी और ममता बनर्जी की जरूरत पड़ सकती है, वो काफी मजबूत नेता हैं, या 2014 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो ममता बनर्जी की किसी मुद्दे पे मुझे याद है बहुत जबरदस्त तारीफ करने लगे थे और मीडिया में उनके बयान चलते थे। वाहिद महिला है जो अड़ी हुई है उनके साथ, तो मतलब वो उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक तो बात। ये उनकी एक बात थी अलग अलग जो याद आती है पार्लियामेंट में। जी जी। और महिला महिला बिल को लेके जैसे बड़ी अजीब सी स्थिति थी, सारी महिला पत्रकार और तमाम लोग उनसे कहते थे कि आप उनका महिला बिल एक पे वो आपकी जो क्या। अक्खड़पन वाला स्वभाव था, या बहुत मुंहफट जो नेता के तौर पर उनकी जो छवि थी, उसके बारे में भी कई सारी बातें कही सुनी जाती। उन्होंने बहुत खुलेआम, और उसका उनको बहुत नुकसान हुआ महिला और एक पूरे तबके के अंदर, कि उन्होंने जिस तरह से उसका विरोध करते हुए, मेरे ख्याल से उन्होंने परकटी जैसा शब्द इस्तेमाल एक बार किया उन्होंने, था। हाँ ये बात तो थी, परकटी वाला बयान जो है उसको लेकर काफी उनकी आलोचना विवाद हुआ। लेकिन वो जी। उन्होंने मुझे कहा कि अरे मतलब ऐसे वो बोलते थे सेकंड नेम से, अरे जोशी ये जो लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकते, ये क्या महिला बिल पास कराएंगे, इस तरह से कहते थे। और हाँ। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो अभी आप याद नहीं आ इसको रही हैं, मतलब लेकिन ये भी कह सकते हैं कि संस्कार के तौर पर, जैसे जो पैट्रियार्कल या जो पितृसत्ता के कुछ चीजें होती है, वो बहुत जल्दी हर आदमी से नहीं जाती है। तो कुछ ना कुछ हम सब के अंदर है बतौर पुरुष, वो शायद उनके अंदर भी रही होंगी कमियां, हाँ वो सायास जो कोशिश भी नहीं करते थे ऐसी कि उनको छुपाने उसको की। छुपाने की, मतलब जी। नेचुरल काफी थे। और खुलेआम कह देते थे पत्रकारों से कि तुम तो ब्राह्मण हो, और मतलब जनरली पॉलिटिशियन इस तरह के स्टेटमेंट देके ऑफेंड नहीं करना चाहता, पर वो मुंह पे बोल देते थे तो आपको कि तुम कभी लोग जोशी जी कह के कभी आपको ऑफेंड किया उन्होंने ब्राह्मण मुझसे होने के इतना नहीं नाते? कहा, मुझसे इतना नहीं कहा, शायद उनको ये था। लेकिन हाँ उन्होंने बहुत सारे इस तरह के स्टेटमेंट इनफॉर्मली बातचीत में भी वो कहते थे पत्रकारों के बारे में। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो कहते थे, जो कि मतलब मुझे लगता है कि वो उनका अब क्या है, निश्चल स्वभाव है या मुंहफटपन है, वो उनका हमेशा से रहा। दिखाई देता। ठीक। शार्दुल, आप शरद यादव के बारे में क्या, आपकी क्या राय रही? देखिए, एक तो मैं आयु में बहुत छोटा हूं, तो अधिकतर उनकी राजनीति के समय तो मैं था भी तो किसी काम का नहीं था राजनीति समझने के लिए। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने जिक्र किया, उन्हें कई बार थोड़ा पुरुष सत्ता वाले समाज के स्टेटमेंट्स की वजह से जाना जा सकता है, खासतौर से मेरी आयु के लोग। तो लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति में नेता सिर्फ जन नेता नहीं होते, संगठन के और समाज के मुद्दों से जुड़े होते हैं, और वो अपने समय के प्रोडक्ट थे। और अब देखिए, मुझे ये जरूर लगा कि जो एक तरह से पूरी भारतीय राजनीति की पुरानी पीढ़ी थी, उसके लोग धीरे धीरे अब हमारे बीच से जाते जा रहे हैं, और ये एक और क्षति है। कई लोगों को लग सकता है कि उनके जाने का कोई अर्थ नहीं है, पर हर व्यक्ति के जाने से कुछ कम होता है, और उसका शोक सभी को मनाना चाहिए। ठीक बात। उन्होंने अपने जीवन में कुछ काफी अच्छी बातें की, समाजवाद और किसी भी जनतंत्र को ज्यादा से ज्यादा उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कोशिश करना, चाहे वो कांग्रेस के समय हो या बाद में। उसकी सफलता असफलता एक अलग चीज है, लेकिन उसको कर सकने के लिए भी बहुत कुछ आपको तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए वो हमेशा रेडी रहते थे, जैसा प्रदेश ने बताया, नकवी जी ने बताया। तो एक लाइन में बात कहना चाह रहा हूँ कि जो मुंहफटपन है उसका किस्सा मुझे याद नहीं आ रहा था, अब याद जी आया जी है कि जी। 2014 में, मैं गलत नहीं हूं तो लोकसभा चुनाव हार गए, और हाँ हाँ। उसी साल उन्हें बेस्ट सांसद का भी पुरस्कार मिला था। तो पार्लियामेंट में बाहर खड़े थे, मैं दौड़ के उनके पास गया, और वो अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे आने का। मैंने कहा कि शरद जी बधाई हो, आपको सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला है लोकसभा में। तो उन्होंने अपने स्टाइल में ही मुझसे कहा, रे जोशी, तो बड़े कठोर शब्द बोलते हुए कहा जनता के लिए, इस देश की जनता ऐसी है कि मुझे बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला, और इसने मुझे उठा के उस सदन से इस सदन में पटक दिया, क्योंकि वो राज्यसभा में भेज दिए गए थे चुनाव हारने के बाद। तो इस तरह का जो अखड़पन है, और ये मतलब काफी, मतलब अगर खुल के बोले तो गालियों का इस्तेमाल करते हुए इनफॉर्मली इस तरह की बातें करते थे। ठीक बात है। तो
ठीक है, जो आखिरी लाइन है वो शार्दुल ने जो बात कही कि कुछ लोगों को लग सकता है कि किसी के जाने आने से कुछ बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हर आदमी अपने हिस्से का लोकतंत्र में थोड़ा थोड़ा योगदान देता रहता है, देकर जाता है अगर उसकी आस्था है। और शरद यादव इसमें निसंदेह उस आस्था वाले ही आदमी थे जो इस देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते थे। ऐसे लोगों की ही फहरिस्त में थे वो। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जोशीमठ में जो इस समय आपदा आई हुई है और हृदय की ये जो कवरेज है न्यूज़ लॉन्ड्री पर आपको देखने को मिलेगी। बहुत जल्द ये शुरू होने वाली है और वहाँ से ग्राउंड से जो उस पूरे इलाके में, ये केवल जोशीमठ एक हमारे सामने एक प्रतीक बन गया है इस पूरे त्रासदी का, लेकिन पहाड़ों में और उसके आसपास के इलाकों में बहुत कुछ घट रहा है। प्रकृति के नुकसान के रूप में, मानवीय नुकसान के रूप में, सामाजिक जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो अचानक से ऐसी स्थितियाँ आ गई हैं कि वो एक ऐतिहासिक रूट भी है कि शंकराचार्य ने उस इलाके से चलकर और उस दुर्गम इलाके में उतने हायर ऊंचाई पर जाकर एक तीर्थ स्थलों का निर्माण किया और उसकी एक आस्था और उस हिंदू समाज के अंदर उसकी एक प्रतिष्ठा है। और अब उस पूरे इलाके में जिस तरह का मानवीय हस्तक्षेप हुआ है, जिस तरह का आप कहें कि कॉरपोरेट हस्तक्षेप है, सरकारी हस्तक्षेप, सरकारें उस तरफ से आंख मूंदे हुए हैं। और ये देखते हुए कि लगातार ऐसा नहीं है कि जो जोशीमठ की आपदा है उसके बारे में पहले किसी ने कभी नहीं बताया था या उसकी आशंका नहीं थी या उसके बारे में किसी का आकलन नहीं था। सारी कुछ चीज़ें सरकारी दस्तावेज़ों में, किताबों में, अखबारों में, मीडिया में जहाँ जहाँ दर्ज हो सकती थी इससे जुड़ी चेतावनियाँ और घटनाएं वो सब दर्ज हैं। इसके बावजूद जोशीमठ हमारे सामने घट रहा है, हर दिन हर पल थोड़ा थोड़ा धंस रहा है। तो उस जोशीमठ से, उसके आसपास के इलाके से हृदय बहुत कुछ देख रहे हैं। हृदय मानवीय नज़रिए से देखा जाए इसको तो अभी आप वहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, और पलायन के नज़रिए से देखा जाए या सरकारी जो कहें कि सरकार की जो उसके प्रति एक तरह की बेदिली है, उसको आप किस तरह से वहाँ पर देख पा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपकी राय हम सब जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं कि वीडियो का हिस्सा यहीं पर हम बंद कर रहे हैं। आप पूरी चर्चा के लिए हमारा पॉडकास्ट सुनिए।